नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संकल्प शिविर अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि एक राजनीतिक दल की ताकत उसकी विचारधारा होती है और कांग्रेस देश की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी लोगों से प्रेम और भाईचारे की बात करती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी देश में हिंसा और नफरत फैलाने का काम कर रही है। उसे देश में क्या चल रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश में माहौल खराब कर रही है। पीएम मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण पर सीएम ने कहा कि जो मुख्य मुद्दा था उस पर पीएम आखिरी में सिर्फ 2 मिनट बोले। इसके अलावा उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर भी प्रतिक्रिया दी है। संकल्प शिविर की शुरुआत रायपुर पश्चिम से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संकल्प शिविर के माध्यम से शुरुआत हुई है। प्रत्येक विधानसभा में ये संकल्प शिविर का आयोजन होगा, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग जाएंगे और यही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। रूट लेवल पे जाना है, कार्यकर्ताओं को पुष्ट होना होगा। राहुल गांधी भी आप ही हैं, मल्लिकार्जुन भी आप ही हैं, बड़े आप लोग बात करते हैं। किस तरह की तैयारियां लग रही है कार्यकर्ताओं को? बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में, संगठित हैं। बहुत सारे विधानसभा में बहुत अच्छे हमारे संगठन में काम हुआ है और उसमें रायपुर पश्चिम भी उसमें से एक है, जिसमें बहुत बढ़िया बूथ लेवल का गठन किया गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ हमको मिलेगा। केंद्रीय गृह जो अमित शाह जी हैं उन्होंने सीआरपीसी और आईपीसी के नाम बदल करके भारतीय साक्ष्य प्रक्रिया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया है। चलो मैं अभी मुझे पता नहीं है, देख लेता हूँ फिर बात करूँगा। क्या 2.25 घंटा क्या बोले किसी समझ नहीं आया। 97 मिनट में मणिपुर विश्वास प्रस्ताव किस पे आया था? मणिपुर की घटना पे। लेकिन मणिपुर को सबसे आखिरी में वो बोले, वो भी 2 मिनट, जिसके नाम से ये प्रस्ताव आया था विश्वास प्रस्ताव, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं उन्होंने और उसके समाधान के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं कही है। देश पूरा सुन रहा था कि इसके समाधान के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन देश को निराशा हुई कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ज्वलंत घटना के बारे में 2 मिनट बोल के अपने जिम्मेदारी का इतिश्री कर ली है। ये राहुल गांधी के आने के बाद फिर से विचलित हो गई है सर बीजेपी केंद्र में? निश्चित रूप से राहुल जी को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी रुकने वाले कहाँ हैं? थमने वाले नहीं है। वो निरंतर देश के हालात पर लगातार बयान भी देते हैं और वो संगठित भी करते हैं और जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होते हैं वहाँ पहुँचते भी हैं। ये अधीर रंजन चौधरी जी को सस्पेंड कर दिया गया लोकसभा से। अभी मतलब जितना सस्पेंड करने का रिकॉर्ड है ना, ये वर्तमान लोकसभा में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और विपक्ष पर हमला बोला है। दरअसल कमलनाथ ने एक बयान में कहा था कि देश पहले से हिंदू राष्ट्र है और उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में राम के जिक्र पर सिंधिया ने कहा कि कोई राजनीतिक दल पहली बार अपने घोषणा पत्र में राम का जिक्र कर रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की जनता सब कुछ जानती है और वो इनके मुखौटे उतारेगी। ये सत्ता की लालच में कनबा इकट्ठा हुआ है, जिनके दिल नहीं मिल रहे हैं वो दल इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन तीसरी बार भी देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। आपने जो बात मैंने कल प्रजातंत्र के मंदिर के अंदर और सबके सामने मैंने जो कहा कि आज पिछले 1 माह में जब से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की सरगर्मी की शुरुआत हुई, तब से हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर रामायण और महाभारत का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं। भगवान राम और रावण का संदर्भ बहुत सुन रहे हैं।
जनेऊधारियों की बहुत बात हो रही है। मंदिर की परिक्रमा का पर्यटन का सत्र की शुरुआत हो चुकी है। यज्ञ बहुत आयोजित किए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक दल पहली बार अपने मैनिफेस्टो में राम वनगमन पथ की घोषणा कर रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि देश की जनता सब कुछ जानती है और इनके मुखौटे जनता ही उतारेगी। 140 करोड़ देश की जनता की आशा रही, आपके और हमारे कई पीढ़ियों पहले की आशा और सपना रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही अगले वर्ष के शुरुआत में उसका उद्घाटन होगा। तो ये जो कुनबा बना है सत्ता की लालच की, ये जो कुनबा बना है, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं अपने इंटरव्यू में कहा है कि मोदी शाह के जगरनॉट को रोकने के लिए, मैं उनको कहना चाहता हूं जो कल संसद में मैंने कहा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी का जगरनॉट नहीं है। यही तो कठिनाई है कांग्रेस की। ये देश की जनता की लहर है और इस लहर के सामने ये कुनबा जो सत्ता के लालच के साथ इकट्ठे हुए हैं, जिनके आत्मा में विरोध है, और जैसे मैंने कल सदन में कहा कि जिनके दिल नहीं मिलते हैं उनके दल मिल रहे हैं। दूध का दूध और पानी की पानी देश की जनता 2024 में करके भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत तीसरी बार प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो दल बदलने की बात हो या फिर योजनाओं के जरिए जनता को लुभाने की बात हो। दरअसल हाल ही में शिवपुरी जिले में भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। यहां से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे जितेंद्र जैन उर्फ गोटू ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि जितेंद्र बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं, देवेंद्र जैन के छोटे भाई हैं और लंबे समय से बीजेपी में रहकर कोलारस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे थे। वहीं बीजेपी छोड़ने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन का कहना है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शिवपुरी जिले में अधिकारी और नेताओं की ओर से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जब इस मामले में विधायकों और जिम्मेदार मंत्रियों को शिकायत की जाती है तो उनकी ओर से कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी के चलते मैंने बीजेपी छोड़ी है। क्योंकि मैं पिछले बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में था, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है, तो इस वजह से आप सबके बीच में क्या कारण रहा आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ी? जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको बहुत दिया। लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के मामले में जब हम प्रदेश स्तर पर बात करते हैं तो उसमें कोई सुनवाई 1% भी नहीं होती। मुख्य इसका ये कारण है। 2 साल में ये रात क्यों आई आप? मैं लगातार बात कर रहा था, भोपाल मैंने लगातार बात की। अब आपने कहा चुनावी साल में क्यों याद आई, उसके पीछे एक कारण है। अब चुनाव होता है तो निश्चित रूप से अपन चाहते हैं कि राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करें। चूंकि चुनाव है तो मैं भी चाहता हूं चुनाव लड़ूं। पार्टी यदि चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे। पार्टी कहेगी कार्यकर्ता के रूप में काम करना है तो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अभी जो जैसे पार्टी आपने छोड़ी है जी, अब भविष्य में कौन सी पार्टी का आपका मन है जाने ये सब मैं 1-2 दिन के अंदर सब हमारे जो साथीगण हैं उनके साथ विचार विमर्श करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद की जो रूपरेखा होगी आपको बताऊं। जो आपने पार्टी छोड़ी है, आपका एक वीडियो और ऑडियो फोटो भी वायरल हुआ था कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ मिठाई खिलाते हुए। जी, क्या हम ये माने कि आपका कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ गई थी इसलिए आपने ये छोड़ा? नहीं, मेरी नजदीकियां तो
जो हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे और हमारे 3 पीढ़ियों के संबंध हैं। मेरे दादाजी के और दाऊ साहब के संबंध आज से नहीं 40 साल पहले से हैं, क्योंकि दाऊ रतलाम में पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन कर रहे सर तन से जुदा के नारे लगाए जाने की घटना को प्रदेश शासन ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे लोग किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे लोग यह समझ ले कि ये राजस्थान नहीं है और ना ही यहाँ कांग्रेस की सरकार है, ये मध्य प्रदेश है और ऐसे आतंकी नारे लगाने वालों को 24 घंटे में पता चल जाएगा। अभी उनका क्या क्या जुदा हो जाएगा उनको समझ नहीं आएगा। FIR दर्ज करा दी गई है, अपराधी चिन्हित हो गए हैं, जल्द ही वे पुलिस हिरासत में होंगे और NSA तक की कार्रवाई उन पर की जाएगी। मैं उन्हें बता दूं कि ये राजस्थान नहीं है सर तन से जुदा वालों को, और न कांग्रेस सरकार या शिवराज सिंह जी की सरकार है और कानून का राज है। ये जो आतंकी भाषा बोल रहे हैं ना, ये कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी मध्य प्रदेश में। 24 घंटे के अंदर वो कार्रवाई होगी कि क्या क्या जुदा होगा, जानकारी में आएगा। FIR हो गई है, अपराधी चिन्हित हो गए, ये गिरफ्तारियां तत्काल हो जाएंगी और हम NSA की कार्रवाई तक जाएंगे। अब देखते जाइए, आगे आगे देखिए होता है क्या। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर छत्तीसगढ़ के किसानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आने वाली दिवाली छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाल रहेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों की धान की संपूर्ण पैदावार को खरीदने का निर्णय लिया है। इसको लेकर पूर्व मंत्री ने PM मोदी का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार स्पोर्ट प्राइस पर 1 करोड़ 30 लाख टन चावल खरीदेगी, जिसे बार बार CM कहते रहते हैं। क्या राज्य सरकार में दम है कि वो यहाँ के किसानों का धान खरीद पाए? आगे बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने केवल 24,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं। 20 क्विंटल भी धान केंद्र सरकार खरीदने के लिए तैयार है। पूरी उपज का 81 से 82% चावल केंद्र की सरकार ले लेती है। लगभग 80% पैसा केंद्र की सरकार देती है। अब राज्य सरकार को भी अपना धान खरीदने का लक्ष्य 150 लाख टन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 134 रुपए में धान खरीदना चाहिए। पिछले 4 सालों में 92% चावल केंद्र ने खरीदा है। 80 से अधिक प्रतिशत चावल यहाँ की केंद्र सरकार ले लेती है। केवल आरोप लगाने का काम कांग्रेस करती है। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाली दीपावली छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाल हो। और हम मोदी जी को, उनकी सरकार को, केंद्रीय खाद्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के धान की पैदावार को संपूर्ण खरीदने का निर्णय लिया है। 86.5 लाख टन, इसका मतलब ये चावल, इसका मतलब 130 लाख टन चावल, धान, 1 करोड़ 30 लाख टन धान केंद्र की सरकार खरीदेगी सपोर्ट प्राइस पर। जो हमारे लबरा मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, तो क्या अगर केंद्र की सरकार 86.5 लाख टन चावल नहीं लेगी तो क्या भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार में दम है कि वो यहाँ के किसानों का धान खरीद पाए? पिछले 4 सालों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का चावल
सेंट्रल गवर्नमेंट ले चुकी है, जबकि राज्य सरकार ने सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया है। हम 20 क्विंटल धान भी अब केंद्र की सरकार खरीदने के लिए तैयार हो गई है। इसमें भूपेश बघेल सरकार का कोई योगदान नहीं है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो लगभग यहाँ की पूरी उपज का 81-82% चावल केंद्र की सरकार ले लेती है। और इस वर्ष तो जो निर्णय लिया है, राज्य की सरकार ने निर्णय लिया है कि 125 लाख टन धान खरीदेंगे, परंतु केंद्र की सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार तो 130 लाख टन ये धान खरीदेंगे, तो भी उसका चावल केंद्र की सरकार ले लेगी। और इसलिए राज्य की सरकार, जो मोदी जी ने भी अपनी सभा में कहा था कि 80% पैसा केंद्र की सरकार देती है और उसको उन्होंने असत्य कथन कहा था, आज ये बात साबित हो गई है कि केंद्र की सरकार जितना चावल लेने वाली है, उस चावल के बाद में अब तो केंद्र राज्य की सरकार को भी अब ये 125 लाख टन के कोटे को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक शिल्प कलम, वसुधा वंदन, वीरों को वंदन आदि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। 322 व्यक्तियों की ओर से संकल्प लिया गया है, जिसके तहत पौधारोपण किया जा रहा है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 2021 में चालू हुआ था, उसका जो समापन है अगस्त 2023 में होगा। और ये 2 वर्षों के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने देश के आज़ादी के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। और अभी मेरा माटी मेरा देश अमृत महोत्सव काल जो चल रहा है, उसमें अभी हम सबको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जन जन तक जाना है और हाथ में दिया लेकर प्रतिज्ञा करनी है और तिरंगा भी फहराना है घर घर। उसमें राष्ट्रगान हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के राजपुर में जल आवर्धन प्लांट करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था, लेकिन वो आज यहां सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। दरअसल यहां फिल्टर प्लांट का पानी पिछले कई दिनों से ना पहुंचने पर लोगों में आक्रोश की लहर है। लोगों का कहना है कि पीएचई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि नगर पंचायत जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, लेकिन हम पानी देने को तैयार हैं। उधर पंचायत का कहना है कि हमें ये नहीं पता है कि पाइप कहां से लगी हुई है, जिसकी वजह से हम कैसे जिम्मेदारी लें। फिलहाल अभी दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के मजदूरों को कर्नाटक में काम दिलाने के नाम पर बंधक बनाकर शोषण किया जा रहा है, लेकिन रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह की पहल पर पुलिस बेंगलुरु से 9 श्रमिकों को सकुशल वापस ले आई। दरअसल ग्राम पंचायत आरागाही के रहने वाले 9 मजदूरों को शमशाद अंसारी नाम का ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम दिलाने के नाम पर कर्नाटका ले गया था, लेकिन वहां कंस्ट्रक्शन कंपनी में उन्हें बंधक बना लिया गया है। फिलहाल सभी मजदूरों को छुड़ा लिया गया है और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। के बाद इनके खाने पीने भी देना उन्होंने बंद नहीं, बहुत कम कटौती करने लगा और मजदूरी मांगने पे गाली गलौज करने लगा। और इनके व्यवहार से क्षुब्ध होकर वहाँ से 7 मजदूरों ने वहाँ से भाग निकला और 9 लोगों को उन्होंने बंधक बना के रखा। आने के बाद इन लोगों ने सबसे पहले सूचना अपने गांव के लोगों को दिया। वहाँ के गांव के सभी लोगों ने, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आकर मुझे अवगत कराया कि साहब हमारे गांव के 9 मजदूरों को बंधक बना के बंगलोर में कि एक कंपनी ने रख लिया है और न घर आने दे रहा है, न खाने का खर्चा दे रहा है और लगातार प्रताड़ित कर रहा है। आने पे मारने पीटने की धमकी भी देता है और जेल भेजने की भी धमकी देता है। ऐसी सूचना मिलने पे मैंने तत्काल यहाँ के जो जिला के हमारे एसपी साहब हैं, डॉक्टर लालू में साहब, उनसे मैंने फ़ोन पे बात किया। उन्होंने 12 घंटे के अंदर कहा साहब मैं पूरी टीम बना के भेज रहा हूँ, डिटेल मुझे भेज दीजिए। मैंने व्हाट्सएप में उनको जानकारी भेजा और धन्यवाद देता हूँ यहाँ के
पुलिस अधीक्षक, यहाँ के कप्तान को, यहाँ के एसडीओपी अमरवंशी साहब को और पुलिस बल को कि इन्होंने तत्काल 12 घंटे के अंदर टीम बनाया और 2 जवानों को वारंट सहित बंगलोर भेजा। और बंगलोर की पुलिस को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे पुलिस को, छत्तीसगढ़ की पुलिस को मदद करते हुए तत्काल फैक्ट्री में उन्होंने छापा मारा, उनको बरामद किया और उनके साथ उनकी सारी बयान ली और बयान लेने के बाद उनकी जितने बकाया की रकम थी 20,000, 22,000, 25,000 तक एक लोगों के पैसा हिसाब से निकल रहा था, पैसा भी दिलाने काम किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित नेहरू आर्ट गैलरी में भिलाई स्टील प्लांट की ओर से अंगदान जागरूकता के लिए आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी का समापन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल, सेना के जवान और ट्रांसजेंडर की टीम चित्रकला प्रदर्शनी देखने आए। इस दौरान सांसद बघेल ने बीएसपी के इस पहल की सराहना की, साथ ही उन्होंने अंगदान करने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर सेना के जवानों ने भी अंगदान को महादान बताया। उन्होंने कहा कि सरहद पर तो हमें दुश्मन की गोली से भगवान बचाता है, लेकिन सरहद के अंदर हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर की गोलियां लेकर जान बचाते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी फौजी भाई देश के लिए जान दे भी सकते हैं और अपने देशवासियों के लिए अंगदान भी कर सकते हैं। इस दौरान फौजियों ने अंगदान का संकल्प भी लिया। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग राष्ट्रीय अंगदान दिवस मना रहे हैं। 3 अगस्त को 1994 को एक हार्ट का ट्रांसप्लांट हमारे देश में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था और उसी दिन से इस शुभ कार्य की शुरुआत हुई और माननीय मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय अंगदान दिवस का नाम दिया। 8 अंग ऐसे हैं जिसको हम दान दे सकते हैं दूसरों को, जिनको उसकी ज़रूरत है। मृत्यु उपरांत हमारे देह का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको जला दिया जाता है, उसको गाड़ दिया जाता है। मगर उसी शरीर से हम इतने लोगों को बचा सकते हैं जिनको उन अंगों की आवश्यकता होती है और जो जीवन और मरण की सैया पर सोए रहते हैं उसको हम जीवन दान दे सकते हैं, उसके परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हम अपना दान देंगे तो उस रूप में भी हम अपने आप को जीवित पाएंगे। इस भावना के साथ हम लोग को आज के दिन अंगदान का एक संकल्प लेना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करता हूं और मैं भी संकल्प लेता हूं कि मैं अपने अंगदान, शरीर दान की घोषणा आज से करता हूं। पहले मैं वरीड थी कि मेरा क्रियाकर्म कौन करेगा, क्योंकि मेरा कोई ब्लड बेटा ऐसा नहीं है। क्योंकि हिंदुओं में यही मानता है कि बेटा अगर दावाग्नि दे तो मतलब मोक्ष मिलता है। तो मैंने साधु सन्यासी लोगों को देखा है कि वो लोग तप करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनके बेटा नहीं रहते तो उनको भी तो मोक्ष मिलता है। तो इसीलिए मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं अंगदान करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और लोगों को भी इंस्पायर करती हूँ और लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग अंगदान करें। कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई बेटा खुद का, और यही मानना जाता है कि खुद का ही बेटा क्रियाकर्म करे तो वो मिलेगा। तो मैं अच्छा काम करना। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।